Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ओके तो हम लोग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हॉल इफेक्ट डिस्कस किए थे, है ना। एक क्वेश्चन बोला गया था आप लोग को इरोडोव का सॉल्व करने के लिए, हॉल इफेक्ट से रिलेटेड सॉल्व किए थे आप लोग क्वेश्चन। Yes, sir. सॉल्व करना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट जानते हो तभी बिल्ड होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप थ्योरी जितना भी पढ़ लीजिए, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना उसे, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो सकता है। ओके तो चलो अभी हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग हॉल इफेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया था। हॉल इफेक्ट से हम क्वेश्चन सर्च कर रहे थे, जैसे गेट एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन हालांकि कम पूछा गया हॉल इफेक्ट से, बट कॉन्सेप्ट बेसिक है तो इसलिए ध्यान में रखोगे। कभी कभी जैसे आप लोग देखे थे एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में गेट एग्जाम का ही था, वो डिस्कस किए थे। नेट एग्जाम में शायद मुझे ध्यान में नहीं है। ओके जस्ट ए मिनट, अभी हम देखते हैं, रुको। एक मिनट, चलो ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था दैट वाज ड्रूडे मॉडल। तो ड्रूडे मॉडल में हम लोग मोस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और है उसे डिस्कस करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लाज्मा ऑसिलेशन। ठीक है, प्लाज्मा ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा ऑसिलेशन कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो और इसका यूज कभी कभी होता है बेसिकली डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टर के लिए। ओके, प्लाज्मा ऑसिलेशन क्या है कि देखिए जैसे किसी मेटल में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं मेटल में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और मतलब एक बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक बल्क ऑसिलेशन होने लगता है, ठीक है ना, बल्क लेवल पे पूरा का पूरा क्लाउड, जैसे मान लीजिए एक बल्क क्लाउड है, वही ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा ऑसिलेशन। ओके, सो इन केस ऑफ प्लाज्मा ऑसिलेशन व्हाट हैपेंस कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये ऐसे लिख दो, इट इज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है, पॉजिटिव बैकग्राउंड। ठीक है, ऑफ लैटिस। ठीक है, तो ये दैट्स द थिंग हियर। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ऑसिलेशन है ये। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक मेटल है, तो मेटल का जो बल्क है, वॉल्यूम है जो मेटल का, वो न्यूट्रल है बेसिकली, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज लैटिस आल्सो। तो लैटिस इज पॉजिटिव बट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो एवरीवेयर इट इज न्यूट्रल। ओके, लेकिन अगर सपोज कि हम जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई करते हैं और बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, सपोज मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये सपोज करते हैं कि ये कोई बल्क ऑफ मेटल है, ठीक है ना, दिस इज ए बल्क ऑफ मेटल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज द बल्क ऑफ मेटल। नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्या बोलते हैं ये लैटिस सब कुछ प्रेजेंट है। दिस इज न्यूट्रल एक्चुअली। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल अप्लाई। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, देखो इस तरह से चलो बना देते हैं। ठीक है, ये सपोज कर लो ये बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी बल्क ऑफ सॉलिड है। तो अब हम मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड अप्लाई करेंगे ना,
if we apply electric field in this direction, so what will happen, electron cloud will shift in opposite direction. तो electron cloud मान लो ऐसे shift हो गया, ठीक है. तो electron cloud को हम देखो ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना. एक मिनट, suppose we show electron cloud like this. तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. देखिए ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया. नहीं, ठीक है. ओके, तो ये है सिचुएशन. देखिए जैसे ये जो ब्लू पोर्शन है ना, इसको मान लो हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है ना. दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और येलो जो है वो समझिए लैटिस है, ठीक है. तो हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किए, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया, ठीक है. तो थोड़ा बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो जितना पोर्शन इधर बाहर निकल जाएगा ना, वो पोर्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. और जो पोर्शन इधर येलो का बच जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा, ठीक है ना. तो हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके छोड़ देते हैं, मतलब सपोज वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिमूव इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फिर क्या होगा कि फिर इलेक्ट्रॉन वापस इधर जाना चाहेगा, तो कुछ स्पीड गेन कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे तक निकल जाएगा, ठीक है. तो फिर ये इस तरह से देयर विल बी ऑसिलेशन इन द बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड प्लाज्मा ऑसिलेशन. तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको मान लीजिए ऐसे करके नेगेटिव दिखा देते हैं कि दिस इज, ये जो बाहर जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा मान लीजिए बाहर की तरफ आ गया, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. अब ये पूरा जो एरिया होगा ना, बल्क जो होगा, ये बेसिकली दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड. और यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. ये जो पूरा बल्क है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव एक्स्ट्रा जो इस एक्चुअली वही हम कह रहे थे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आप अप्लाई नहीं करोगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और लैटिस दोनों मतलब एक स्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है, तो वहां पे न्यूट्रल होता है पूरा का पूरा मटेरियल. लेकिन अब मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट हो गया, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना. तो हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, ठीक है ना, इसमें सपोज कर लीजिए कि इसका जो है ना इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ठीक है, देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स. तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इधर कितना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. लेट अस सी. तो हम ऐसा करते हैं कि सपोज ये जो है ना, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए. लेट्स से दिस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डिस्प्लेस हुआ है. सपोज इलेक्ट्रॉन गॉट डिस्प्लेस्ड बाय, जैसे हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेवलप हुआ है, सपोज कर लीजिए दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, ठीक है ना. तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि x है. तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है, मतलब येलो और ब्लू के बीच में, येलो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी येलो लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. तो ये भी x है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ पे ऐसे करके, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज a, ठीक है ना. तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. तो यहाँ पे अगर हम चार्ज निकालना चाहते हैं ना, देखिए इसमें कितना चार्ज है, ये पॉजिटिव पोर्शन जो दिख रहा है हमें, तो दैट विल बी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, ठीक है ना. और ये नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो नंबर डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम, तो क्रॉस सेक्शन एरिया और इनटू एक्स हो जाएगा. तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ चार्ज है. उसी तरह से इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है. तो ई ए सॉरी एन, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एन ए और एक्स, ठीक है ना. दैट्स द नेगेटिव चार्ज. ओके, तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा. ओके, इट विल डेवलप सम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ये जो है ना एक लेयर की तरह काम कर रहा है ना, सो इट इज एक्टिंग लाइक ए लेयर. तो यहाँ पे जो है ना इसको ऐसे लिखा जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट.
तो इस पॉजिटिव का फील्ड देखिए इधर ये बेसिकली फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, मतलब सेल्फ फील्ड इसको कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस हुआ ना तो इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव डेवलप हो गया। तो ये सेल्फ इंड्यू, कोई एक्सटर्नल फील्ड की बात अब हम नहीं कर रहे हैं, ये इनका अपना सेल्फ फील्ड है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको ईएस बोल देते हैं, मान लो ये सेल्फ इंड्यूस्ड फील्ड है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ईएस लिख दे रहे हैं। तो ये बेसिकली इस लेयर की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, फिर इस लेयर की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दैट्स द फील्ड। क्योंकि देखिए दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, पॉजिटिव का फील्ड इधर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो दोनों फील्ड इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली है फील्ड डेवलप्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज फील्ड डेवलप्ड बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ई एस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो सिग्मा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं चार्ज बाई एरिया, ठीक है ना। अब भाई ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो चार्ज आप देख रहे हो यहाँ पे इतना डेवलप हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ना, तो यहाँ ई एन एरिया कैंसिल हो जाएगा, एक्स और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दैट्स दी बेसिकली, ठीक है। तो ये इतना फील्ड अंदर में डेवलप हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस फील्ड की वजह से जो बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, जो ये तो मतलब बिल्कुल पेरिफेरी पे ना सरफेस पे ये चार्ज डेवलप हुए ना, उस चार्ज की वजह से ये फील्ड डेवलप हो गया। तो अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि लैटिस तो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन पे हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगेगा इसकी वजह से। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं डायरेक्टली। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली फोर्स इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ पे निकालेंगे ना अगर, तो मान लीजिए यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन है पूरा ओवरऑल, ओके, एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन पे फील्ड इतना लगेगा, ठीक है ना, फोर्स इतना लग जाएगा। तो एन, और इसमें चार्ज जो है ये माइनस, ये तो हो गया माइनस ई, हम लोग फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखते हैं ना, तो इसकी जगह ई एन एक्स और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी हैव इज इक्वल टू मास ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम मान के चल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे एम आ जाएगा, ये एम ई, और इंटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग ऐसे डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है ना, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव। तो आप देखिए यहाँ से डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू, ये n और n कैंसिल हो जाएगा, ओके, दिस n will cancel out, so what you get here is minus n e square, ठीक है ना। यहाँ से देखिए e स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय m इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू x, ठीक है। सो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आप ये हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी बताया था ना, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग एसएचएम का इक्वेशन कहते हैं, दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यहाँ निकालोगे तो रूट अंडर एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ये बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, एक मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑसिलेट कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी से। आप देख रहे हो ना, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम शिफ्ट करा दिए इधर, ठीक है ना। और यहाँ पे एक किसी एक इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन मोशन नहीं लिखा गया है, मास की जगह पे एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, तो एन इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन एक साथ ही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बेसिकली ओमेगा पी लिख देते हैं, दिस इज दी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, एन ई स्क्वायर बाई एम एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि बहुत ही बेसिक डिस्कशन है ना। ऑलराइट, तो ये हो गया प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ओके, या फिर प्लाज्मा ऑसिलेशन क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे किसी मटेरियल में, किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही ऑसिलेट करने लगता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा ऑसिलेशन, ओके। तो ये प्लाज्मा ऑसिलेशन है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि दिस एक्चुअली हैपेंस, ओके, और 2D सरफेसेस पे ज्यादा इजीली ऑब्जर्व होता है ये, ओके। ओके, नाउ लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार।
ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू, ठीक है, प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टर। तो देखिए किसी कंडक्टर में हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपिगेशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली इक्वेशन हम लोग को मैक्सवेल इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन देखिए ऐसे लिखा जाता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी हम लोग कंडक्टर को न्यूट्रल एज्यूम करके चल रहे हैं ना, कि उसमें कोई बाहर से कोई चार्ज पुट नहीं किया गया है, तो रो को जीरो लिख दिया जाता है, तो रो बाई एप्सिलॉन जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन जो मैक्सवेल का होता है ना, वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को हम लोग डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये फैराडेज लॉ कहलाता है। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे जे प्लस एप्सिलॉन नॉट और डेल ई बाई डेल टी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। या इसको एक और तरीका होता है लिखने का, यहाँ पे म्यू और ऐसे जे फ्री लिख देते हैं। ठीक है ना, जे फ्री और प्लस एप्सिलॉन और डेल ई बाई डेल टी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो जे फ्री जो होता है ना, मतलब वही फ्री इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी है। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। इसमें जो है ना, ये जो लिखा गया है ना जे, इसमें जे में बहुत तरह के करंट डेंसिटी होते हैं। फ्री करंट डेंसिटी भी होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट डेंसिटी, फिर बाउंड करंट डेंसिटी भी होता है, और एक पोलराइजेशन करंट डेंसिटी भी होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ करंट डेंसिटी इसमें हो सकता है। बट म्यू को म्यू नॉट को म्यू से रिप्लेस कर दोगे और एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से, तो फिर ये जे फ्री लिख दिया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग जो अभी जैसे रूडे मॉडल वगैरह में डिस्कस करते हैं ना, जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो ये बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट डेंसिटी अगर आप यूज कर रहे हो, तो ये एफ जो यहाँ पे लिखा जा रहा है दैट इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए यही लिख देते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ से देखिए डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ से इसको यहाँ पे लिख दोगे एप्सिलॉन ई और प्लस सॉरी सिग्मा ई और इंटू एप्सिलॉन और डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बस एक बार क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कर्ल ले लेते हैं, वी टेक कर्ल वंस मोर। ओके, या इस इक्वेशन में कर्ल ले लेते हैं और इस ठीक है, तो पुट, ठीक है, सो यूजिंग टेक, या ऐसा करो टेक कर्ल ऑफ 3, तो थर्ड का कर्ल आप लेते हो। ठीक है ना, तो कर्ल ऑफ 3 लोगे ना यहाँ पे, तो देखो बेसिकली ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, डेल क्रॉस, ठीक है, डेल क्रॉस ई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस डी डी टी है और डेल क्रॉस बी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो यहां से देखिए डेल क्रॉस ये बेसिकली बन जाता है डेल स्क्वायर ई। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। देखो हम डायरेक्ट थोड़ा बता रहे हैं, आप लोग बस एक फाइनल कंक्लूजन बता देंगे इसमें। ठीक है ना, डेल डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाता है माइनस डी, इसको ऐसे लिख दिया जाता है डेल क्रॉस और फिर सॉरी डेल क्रॉस और डेल डी डी टी, डीवी बाई डी टी। ठीक है ना, अब ये डीवी बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे ना, तो देखो ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, डेल क्रॉस ई जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू दिस मच, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस, और डेल क्रॉस बी आप यहाँ से पुट करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है, नहीं उल्टा हम लिख दिए। ठीक है ना, इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, ये माइनस डी डी टी है ये, और ये डेल क्रॉस बी का वैल्यू, हाँ यहीं पे डेल क्रॉस बी का वैल्यू, डेल स्क्वायर ई होगा, ई स्क्वायर नहीं होगा सर इसमें। हाँ ई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो डेल क्रॉस बी जो है ना, ये डेल क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो म्यू नॉट और जे और प्लस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डीई बाई डी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी म्यू जे फ्री हम लिख रहे थे ना, तो जे फ्री वाला लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो म्यू नॉट म्यू जे फ्री और प्लस एप्सिलॉन, एक मिनट, एप्सिलॉन और म्यू भी यहाँ पे लिख दो, म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का टर्म है। अब आप देखिए जे फ्री की जगह हम ये लिख देंगे सिग्मा ई।
ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप बेसिकली कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। डेल एक मिनट, क्या था यहाँ पे, डी डी टी था ना, यहाँ पे देयर वाज डी डी टी। तो ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट जो हमारा आ रहा है, देखिए डी डी टी से डिफरेंशिएट कर दोगे, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस म्यू सिग्मा और डीई बाई डी टी, ठीक है, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। म्यू सिग्मा डीई बाई डी टी और ठीक है, और प्लस यहाँ पे म्यू एप्सिलॉन, देखो म्यू एप्सिलॉन और फिर डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा और ये भी माइनस है, सब माइनस माइनस सब मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा और ये डीई बाई डी टी और प्लस म्यू एप्सिलॉन और ये डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग जो है ना, एक मिनट, okay, so that's the equation. तो देखिए ये एक बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन हम कह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टर, ठीक है ना, किसी कंडक्टर में प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक प्लेन वेव सॉल्यूशन मान लो एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई प्लेन वेव एज्यूम कर रहा है, तो देखो इफ E इज इक्वल टू, इस तरह से आप लोगे ना, देखो E इज इक्वल टू बेसिकली सम E नॉट और E टू द पावर आयोटा K डॉट R और माइनस ओमेगा टी, अगर इस तरह से हम एज्यूम करते हैं, और क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, सिग्मा जो है ना, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी, ठीक है ना। ये डीसी कंडक्टिविटी होता है बेसिकली, ठीक है, और डीसी कंडक्टिविटी है ये सिग्मा डीसी और डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा ओमेगा टॉ, ऐसा कुछ आ गया था, याद है आप लोग को। एसी कंडक्टिविटी निकाले थे हम लोग, एसी कंडक्टिविटी निकाले थे, तो ये ऐसा आया था सिग्मा डीसी और डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा ओमेगा टॉ, दिस वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है ना, इफ वी पुट दीज टू थिंग्स हियर, ओके, और हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो जानते हो मतलब अल्टीमेटली थोड़ा सा कैलकुलेशन हम चलो स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ यू पुट दिस हियर एंड यू डू कैलकुलेशन, देन अल्टीमेटली जानते हो यहाँ से एप्सिलॉन जो है ना कुछ इस तरह से निकलता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन कम्स आउट टू बी सम कांस्टेंट वगैरह कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, और रूट अंडर 1 माइनस, ठीक है, ओमेगा पी डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समथिंग ऑफ दिस काइंड आता है, ठीक है ना। क्योंकि ये डायमेंशनलेस नंबर है ना, दिस इज डायमेंशनलेस, यहाँ पे कांस्टेंट में जो है ना बेसिकली एप्सिलॉन का डायमेंशन का क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों पुट करते हैं, देखो पुट E एंड सिग्मा इनटू 5, ठीक है, टू गेट, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से बेसिकली तो ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली ये ओमेगा पी इसलिए आएगा ना क्योंकि सिग्मा जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा डीसी जो है उसमें ये सभी एन वगैरह है, सिग्मा डीसी, देखो सिग्मा डीसी दिस कंटेन्स दिस टर्म्स एन स्क्वायर टॉ बाई एम, ठीक है ना। तो हमें ओमेगा पी के लिए तो ये चाहिए ना, ओमेगा पी इज इक्वल टू देखो एन ई स्क्वायर और बाई एम एप्सिलॉन नॉट है, तो वहां से ये जो है ना ये सब सिग्मा डीसी से ये सारे टर्म आ जाएंगे, एन ई स्क्वायर, ठीक है ना, और ठीक है। सो दोस टर्म्स यू विल गेट फ्रॉम हियर, ओके। तो ये कैलकुलेशन चलो हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। जब इसको इन दोनों चीजों को इसमें पुट किया जाता है तो ये हम दिस इज व्हाट वी ऑब्टेन, ओके। सर सिग्मा डीसी के लिखा है एन ई स्क्वायर टॉप ऑन एम ई, एम होता है एम, ये आप लोग को लास्ट क्लास में बताया गया था ना, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, एक बार देख लोगे, ठीक है ना। तो
ये ME मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख दोगे, ठीक है ना, अदरवाइज M है ये, ठीक है। तो देखिए ये दोनों रिजल्ट्स को आप इसमें पुट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, देन अल्टीमेटली ये जो एप्सिलॉन है ना यहाँ पे वो इतना कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो देखिए एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी एक कंडक्टर में बताया जाता है कि अगर एप्सिलॉन जो है ना रियल है, इफ एप्सिलॉन इज रियल तो प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और अगर एप्सिलॉन जो है ना इमेजिनरी है तो फिर प्रोपगेशन नहीं होता है। तो यहाँ से आप देखिए बेसिकली कि आपको पता चल रहा है कि इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा पी, ठीक है ना, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा पी, तो एप्सिलॉन जो है ना रियल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल प्रोपगेट, ठीक है ना, प्रोपगेट थ्रू कंडक्टर, ठीक है। तो ये प्रोपगेट कर जाएगा। अगर इसका मतलब है कि इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल क्रॉस दी कंडक्टर, ठीक है ना, ये कंडक्टर को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग बेसिकली ये कंडीशन कंसीडर करते हैं इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा पी, तो इसमें एप्सिलॉन जो है ना वो इमेजिनरी आ जाएगा, दिस इज इमेजिनरी। तो ये अगर इमेजिनरी आ रहा है तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल नॉट क्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं ना उसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो क्रॉस करने की कंडीशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अगर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम होगा ना तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग, हालांकि ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है ना इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है, इसीलिए हम डिस्कस कर दिए। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी आप देखो तो सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। तो दीज थिंग्स आर ऑल डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ओके। इसमें आप देख रहे हो बैंड थ्योरी वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग देखिए ये हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तभी तो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो हम 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग को जो असाइनमेंट दिया गया ना उसमें देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक, अच्छा ये असाइनमेंट हमारा ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट। सर लेटेस्ट वाइब्रेशन का मॉडिफाइड असाइनमेंट कब तक अपलोड हो जाएगा? सो कर देते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। सर वो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या था लिखा? कॉस लिखा था, CONS। कांस्टेंट है वो, अच्छा सम कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसको टी कर दो यहाँ, कांस्टेंट मतलब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है वो हमें पता नहीं है क्या है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का असाइनमेंट है। इसके आप लोग इसके क्वेश्चंस आप लोग सभी अटेम्प्ट कर लोगे, जो क्वेश्चन नहीं होगा ना वो हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो बेसिक एग्जामिनेशन से पूछा गया है ना वो 1-2 हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ये तो बैंड थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ऐसे देखो एनर्जी जब दिया हुआ रहता है ना इस तरह से एनर्जी का के पे डिपेंडेंस, तो जनरली ये बैंड थ्योरी का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इस
चलो अभी हम लोग इसको बैंड थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए हैं? कुछ भी क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? देखो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इन ग्राफीन कैन बी थॉट ऑफ 2 डायमेंशनल गैस, तो 2D का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। विथ लीनियर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। अब देखो ये डिस्पर्शन रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ई पी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है ना, तो बेसिकली एच के का पावर पे भी 1 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड सो इफ रो इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, द एनर्जी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी का डिपेंडेंस निकालने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। तो याद है आप लोग को एनर्जी का नंबर डेंसिटी पे डिपेंडेंस हम लोग डिस्कस किए थे, तो दैट वाज डी डिवाइडेड बाय जेड, ऐसा कुछ लिखा गया था। डू यू रिमेंबर दैट? या डी डिवाइड बाय एस बोल सकते हो, ठीक है, वेयर एस वाज द डिस्पर्शन रिलेशन। इस तरह से ये हम लोग डिस्कस किए थे, तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा। देखो ये हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होता है ना, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर, ठीक है, सॉरी, एनर्जी टू द पावर, ये एनर्जी पे डिपेंडेंस था। एनर्जी टू द पावर था डी बाई एस माइनस 1, सॉरी यहाँ पे -1 था, -1। और एनर्जी का नंबर डेंसिटी पे डिपेंडेंस था, दैट वाज डी डिवाइडेड बाई एस, ऐसा था, डी डिवाइड बाई एस। ओके, तो यहाँ पे देखो डायमेंशन, सॉरी यहाँ पे डायमेंशन भी इसमें बोला गया है 2 है, और एस डिस्पर्शन रिलेशन लीनियर दिया हुआ है, तो लीनियर दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आना चाहिए, तो इसी एन को इसमें रो लिखा हुआ है, तो रो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक चीजें जो डिस्कस कर चुके हैं ना, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मोस्ट प्रोबेबली डी आना चाहिए, ठीक है। 17 का डी दिया हुआ है, देखो जरा। तो ये बस आप ध्यान रखेंगे, ई प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट ये बताया गया था, और एनर्जी का डिपेंडेंस ये बताया गया था, एन इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल एन टू द पावर डी बाई एस। ओके, तो उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो ये दिया हुआ है सर। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर नहीं करते, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें। एक्सटर्नल फोर्स को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है लैटिस में बाउंड नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स तो कंसीडर करते हैं, तो हम लोग उसमें हॉल इफेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं? हॉल इफेक्ट में तो एक्सटर्नल फोर्स का ही तो इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं ना। और जब आप कंडक्टिव करंट कैसे फ्लो होता है? करंट भी तो फ्लो करता है, तो J इक्वल टू सिग्मा ई लिख रहे हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ रहा है ना। J इक्वल टू सिग्मा ई इस फॉर्मूले से निकल रहा है ना, रूट थ्योरी से, तो इलेक्ट्रॉन तो कंसीडर हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो ये 17 का क्या दिया हुआ है? 17 का ये दिया हुआ है, नहीं गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। 17 का आप लोग का वो E प्रोपोर्शनल टू n की पावर s बाई d होगा ना सर, z बाई d होता है। अच्छा, हम लोग उल्टा लिख दिए क्या? अच्छा Yes. हाँ, उल्टा लिख दिए, ठीक है। तो ये एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये था, ठीक है, s बाई डी था, s बाई डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे s हमारा जो है 1 दिया हुआ है, और d जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑल राइट, डायमेंशन 2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना। E प्रोपोर्शनल टू 1/2, ठीक है। तो यही दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में 3/2 दिया हुआ है, नहीं ये तो गलत ही दिया हुआ है इसका आंसर। हाँ ठीक है, ये एस, हाँ एक मिनट, 3 डायमेंशन में जब हम लोग निकालते हैं तो 2/3 निकलता है ना। इट कम्स आउट टू बी 2/3, राइट। इन 3 डायमेंशन, हाँ 2/3 निकलता है एस। तो वो सर उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए निकलता है। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए निकलता है हमारा बेसिकली 2/3 है, ठीक है। तो उसमें हाँ रिलेशन जो है बेसिकली 2 रहता है उसमें, और ये डायमेंशन 3 रहता है, ठीक है। तो 2/3, तो ये क्या दिया हुआ है इसमें? ये गलत क्यों दे रहा है आंसर? गलत ही दिया हुआ आंसर इसमें। अगर हम s/d कहते हैं, इसमें लीनियर रिलेशन दिया हुआ है, और d हमारा डायमेंशन 2 दिया हुआ है, तो 1/2 आना चाहिए इसमें। तो 1/2 कहीं पे दिया ही नहीं है। एक मिनट देखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रॉन इन ग्राफीन कैन बी थॉट ऑफ एज अ 2 डायमेंशनल गैस विथ लीनियर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम का ये रिलेशन दिया हुआ है, ये तो C होता है यहाँ पे बेस, ठीक है ना। ये कुछ चलो कांस्टेंट है, वेयर P और न्यू इज ए कांस्टेंट, ठीक है, न्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। रो इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, बात वही है, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया,
द एनर्जी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू लिखा हुआ है हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली फर्मी एनर्जी हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका, ये जो डिपेंडेंस हम किसका बता रहे हैं, फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंस है ना, ठीक है। तो फर्मी एनर्जी का ये डिपेंडेंस है। अब इसमें एनर्जी पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है, हम तो बेसिकली ये तो ठीक है, सही होना चाहिए आंसर। एनर्जी इफ रो इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, द एनर्जी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू। तो यही तो हमारा था रिलेशन S बाई डी। तो S हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है और D डायमेंशन जो है 2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें तो यही आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन, ये तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है कहीं पे, दिस इज नॉट गिवन इन ऑप्शन। आंसर यही होना चाहिए, एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये टोटल एनर्जी तो निकालने के लिए नहीं बोल दिया है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर यूनिट एरिया। ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी निकालेंगे अगर हम लोग, एक्चुअली जानते हो, ये एक मिनट देखते हैं इसमें ये जो हमारा निकलता है ना, ये फॉर्मूला फर्मी एनर्जी के लिए है ना, दिस इज फॉर फर्मी एनर्जी, ठीक है। ये फर्मी एनर्जी है। हम लोग एक फॉर्मूला ये निकाले हुए थे, याद है आप लोगों को, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू, डू रिमेम्बर, कुछ ऐसा था, D डिवाइड बाय D प्लस S, यही था ना, D प्लस S और E फर्मी। तो ये बेसिकली हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था, सॉरी एवरेज एनर्जी का। तो इसको अगर हम इसमें एवरेज एनर्जी को ऐसे लिख दें अगर, ई टोटल, जैसे इसमें क्वेश्चन में एनर्जी बोला जा रहा है, तो हो सकता है कि ये लोग फर्मी, ये जो डिपेंडेंस है ना, ये फर्मी एनर्जी के लिए है, ठीक है ना। और तो एवरेज एनर्जी हम लोग ये पढ़े थे, एक बार टोटल एनर्जी निकाल के देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंस निकाल दिए, ठीक है ना। ये ठीक है, फर्मी एनर्जी जब तक हम बोलेंगे ना, तो ये तो ठीक है, यही डिपेंडेंस आएगा। एक बार टोटल का निकाल के देखते हैं भाई, ये बेसिकली ऐसा आ जाएगा, देखो ई टोटल और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये एवरेज एनर्जी हो गया, दैट इज इक्वल टू, डायमेंशन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस, और यहाँ पे S का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम लीनियर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये फर्मी एनर्जी, तो फर्मी एनर्जी का चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, EF, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ई टोटल और डिवाइडेड इज इक्वल टू, ये 2/3 हो गया और ये n हो गया और EF आ गया, ठीक है ना। सो दैट्स द रिलेशन। तो इसको एनर्जी पर यूनिट एरिया निकाल देते हैं, देखो ई टोटल और डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है ना। तो ठीक है, 2/3 और इसमें एरिया से डिवाइड करोगे ना, तो n बाई एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, और ये EF आ गया। अच्छा, ये ऐसा ही निकाल रहा है, ठीक है ना, ये हो सकता है, देखो, तो दिस इज 2/3, ये तो फर्मी एनर्जी नहीं बोला है ना, तो ये वाला डिपेंडेंस हम लोग बता रहे हैं, इसलिए गलत हो रहा है, ये टोटल एनर्जी का निकाल दिया। तो ये जो है ना, इसको हम स्मॉल n लिख देंगे और इनटू, इसको प्रोपोर्शनल अप कर दो यहाँ पे, देखो ई टोटल जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसका डिपेंडेंस निकालेंगे, तो फर्मी एनर्जी से डिपेंडेंस हमारा कितना निकला था, 1/2। अभी देखो ना, यहाँ से निकला है, देखो फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंस 1/2 निकला है। और ये हमारा देखिए नंबर पर यूनिट एरिया को स्मॉल n लिख दिए हैं, तो ये आप देख रहे हो यहाँ से ई टोटल जो निकल रहा है ना, ई टोटल दैट इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3/2 निकल रहा है, ठीक है। ये ई टोटल निकाला हुआ है, ठीक है ना, दैट्स द डिपेंडेंस। अच्छा, तो ये चलो ठीक है, डिस्कशन से ये थोड़ा क्लियर हो गया कि अगर कभी फर्मी एनर्जी का n पे डिपेंडेंस बोला जाएगा तो ठीक है, इससे तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर टोटल का डिपेंडेंस मतलब सिर्फ एनर्जी का डिपेंडेंस n पे निकालने के लिए बोला जाता है, तो फर्मी एनर्जी से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये डिपेंडेंस सिर्फ नहीं है, बल्कि ये एनर्जी पर यूनिट एरिया जब बोला गया ना, तो ये n/a स्मॉल n बन पाया है, अदरवाइज ये तो नहीं बन पाता, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है ना, बेसिकली आप कह सकते हो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। वट एवर यू गेट इन फर्मी एनर्जी, उसमें बस 1 ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है, कि इट्स नॉट फर्मी एनर्जी, इट्स द टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये सॉरी, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया है, ये पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंस जो है दैट इज बेसिकली इस तरह से है, n टू द पावर d/s, ठीक है ना, ये S/d है ना, S/d है,
ठीक है, तो अगर हम ई टोटल, ठीक है ना, इसको एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं। देखो एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। अगर एनर्जी डेंसिटी का अगर हम लोग डिपेंडेंस पार्टिकल डेंसिटी पे निकालते हैं, नंबर डेंसिटी, ठीक है ना, तो ये एन पे अगर डिपेंडेंस निकालेंगे ना तो ये एस बाई डी और +1 आ रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है ना। तो एनर्जी डेंसिटी ये है, एनर्जी पर यूनिट एरिया भी हो सकता है, इट कैन बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, तो वो बेसिकली एस बाई डी +1 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे। ऑल राइट, ठीक है, तो यहां से तो ये सभी क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन तो शायद हम लोग इससे डिस्कस किए थे, हाँ ना, ये सभी डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है ना। ये क्या है देखो जरा, एक क्वेश्चन जस्ट एग्जाम का है। Electron is confined within a thin layer of semiconductor, may be treated as free particle inside infinitely deep one-dimensional potential well. If the difference in energy between the first and second energy level is delta E, then thickness of the layer निकालने के लिए बोला गया, बस इतना दिया हुआ है, डिफरेंस इन फर्स्ट एंड, अच्छा ये जानते हो मतलब क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस इन एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकंड लेवल जो बोला जा रहा है ना, दैट इज क्वांटम एक्चुअली, ओके, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है ना। तो चलो हम बता देते हैं, फिर भी थोड़ा आप लोग जानते होंगे। देखिए ये जो है ना इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 है ये, देखो 38। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ऐसे बात करते हैं ना कि देयर इज ए पोटेंशियल वेल, ओके, पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो होता है उसमें मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इसका विड्थ जो है ए है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो बात होती है ना वो बेसिकली ये है कि जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, देयर इज अ पार्टिकल हियर, तो ये इसके बियॉन्ड इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता है, बस वो इसी रीजन में रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे करके हम मान लीजिए ऐसे बनाते हैं कि कोई हमारा मेटेलिक सरफेस है, ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये सिचुएशन है। अगर इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो ना तो इसके बाहर जा सकता है, इसके नहीं, इसके नीचे मतलब ऊपर भी नहीं जा सकता, इसके नीचे इसी रीजन में कन्फाइंड है बेसिकली। तो ये इसी के एनालोगस हो गया सिचुएशन, ओके, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कन्फाइंड विद इन दिस रीजन, ओके, मतलब इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, इसके नीचे भी नहीं जा सकता, तो मतलब ये कन्फाइंड बेसिकली सिमिलर टू दिस सिचुएशन है ये, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर इसका एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, तो इसमें एनर्जी होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ठीक है, ये बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोला जा रहा है कि दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है ना, दैट इज ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे E2 माइनस E1 जो निकाल रहे हैं, दैट इज बीइंग कॉल्ड डेल्टा E। तो बस यहाँ पे 2 - 1 कर दो यहाँ पे, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 पुट करोगे तो 4 आएगा और 1 पुट करने से 1, तो 3 पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो 3 पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू डेल्टा ई, ठीक है, अंडर रूट, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वांटम के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हो कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आंसर देखो डायरेक्ट मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला तो क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन जो है ना आप लोग और ट्राई कर लोगे, जो नहीं बनेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देते हैं। देखो ये नेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा गया, थिन फिल्म ऑफ डायमेंशन दिस contains 10 to the power 4 into 10 power 12 electrons. The magnitude of Fermi wave vector of the system in free electron approximation is, ठीक है। तो फर्मी वेव वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। देखो जरा आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट करके, सॉल्व हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 27। ओके इसमें लिखा गया है थिन मेटल ऑफ डायमेंशन 2x2 कंटेन्स, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एरिया इतना दिया हुआ है 2x2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आंसर सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दो, इससे 10⁻10 आ जाएगा, 10⁻1 कर देंगे, है ना, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 × 10⁻2 ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं 4 × 10⁻12, दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो इसमें नंबर डेंसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक मिनट। तो देखो नंबर डेंसिटी हम लोग अगर चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, चलो इसे छोड़ देते हैं, नंबर डेंसिटी तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकालते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली ये आपको बताया गया था कि दैट इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ स्टेट्स पहले निकाल देते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स हम बताए थे कि ये हम लोग इस तरह से निकालते हैं, पाई इंटू KF², ठीक है। अगर फर्मी वेव वेक्टर निकालना है तो पाई इंटू KF², पाई इंटू K² हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। तो पाई इंटू KF² डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और डिवाइड बाय यहाँ पे 2π/L का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 डायमेंशन में, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी राइट। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स निकल रहा है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अप स्पिन डाउन स्पिन 2 होते हैं, एक लेवल को 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 × और यहाँ से π² और KF² और L² और डिवाइडेड बाई 4π² है। तो अब यहाँ से n इज इक्वल टू, बेसिकली ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो π² कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो 2 × L² इज बेसिकली एरिया, है ना, और इंटू 2L² और यहाँ से हो गया KF² और डिवाइड बाई 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, ठीक है। तो ये कैंसलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, π² भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, है ना। ये हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बेसिकली एरिया ऑफ K स्पेस, तो एरिया ऑफ K स्पेस में यहाँ πr² लिखा जाता है ना, πr²। तो πr², अगर 3 डायमेंशन होता है तो हम लोग वॉल्यूम में लिख देते हैं 4/3 πr³, तो ये πr² लिखा जाएगा ना, तो एक यहाँ पे पाई रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली एक पाई यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ना, देयर विल बी 1 पाई हियर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से KF निकाल सकते हैं, फर्मी वेव वेक्टर जो बोला जा रहा है, तो ये 2π और n और डिवाइड बाई L² है ये, ठीक है, √, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। 2π और इंटू n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4 × 10⁻12 है, दिस इज 12, और L² का वैल्यू है हमारा, L² का वैल्यू 4 × समथिंग है ना, 4 × 10⁻2 है, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेशन कर लो, 4 कैंसिल हो गया, √2π और 10⁻7, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए हुए थे, ठीक है। दैट्स द आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 27 का बी, n 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे, n = n × 2? ये तो प्रीवियस क्लास में बताया गया है ना, प्रीवियस क्लास में नहीं, एक लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या? नंबर ऑफ स्टेट्स की वजह से प्रीवियस क्लास का लेक्चर अटेंड किया हो कि नहीं किया हो ये बताओ। उसमें 2s+1 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है समझ गया। तो 2s+1 स्पिन का कंट्रीब्यूशन जो बोल रहे थे ना कि एक लेवल को अगर स्पिन s है तो 2s+1, तो स्पिन हाफ है ना इलेक्ट्रॉन का, तो 2s+1 जो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 27 था शायद, है ना, ठीक है। 27 का बी देखो दिया हुआ है, 27 का ए दिया हुआ है। एक मिनट देखें जरा क्या मिस्टेक हुआ, किसी को कुछ समझ में आया क्या मिस्टेक हुआ है? यहाँ पे 2 फैक्टर बाहर आया हुआ है,
टू तो हमारा अंदर आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। देखो फिर से, देखो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मिस्टेक हालांकि लग नहीं रहा है कि हुआ है। देखो यहाँ पे एरिया हमने ये लिख दिया, ये नंबर ऑफ, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, तो इससे कैंसिलेशन हो गया, 2 पाई बन गया ये, ठीक है। और यहाँ से बस हम लोग कैलकुलेट कर लिए, n दिया हुआ था हमारा, n इज गिवन टू बी 4 इंटू 10⁻12, और ये हमारा ये 2 तो नहीं दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है देखें जरा। अच्छा ये 4 ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी 2 इंटू 2, ये भी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर आएगा, ठीक है। केफ n का वैल्यू पुट कर दिया हम लोग, 2 पाई, यहाँ से एल स्क्वायर हो गया, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। दिस शुड बी द आंसर। एक बार आप लोग ओरिजिनल पेपर से आंसर मैच करा के देख लोगे, ठीक है ना। दिस इज द आंसर मोस्ट प्रोबेबली, ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंप्लीट हो गया है। ये जो असाइनमेंट है इसके क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ओके। तो एक दिन जानते हो हम लोग ऐसा करते हैं कि देखो आज हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास, कल की जो क्लास होगी ना, कल की क्लास हम पूरा असाइनमेंट डिस्कशन पे रखते हैं। तो आप लोग जितने भी अभी टॉपिक कराया गया ना, देखिए आप लोग को क्या क्या करा दिया गया है। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कराया गया है, ठीक है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है ना, लैटिस वाइब्रेशन और बॉन्डिंग भी कराया गया है, ठीक है ना, बॉन्डिंग। और एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब डूडे मॉडल वगैरह सब करा दिया गया है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये 4 टॉपिक्स जो करा दिए गए ना, इसके हम असाइनमेंट कल डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग से नहीं सॉल्व होगा तो कल की क्लास जो है ना असाइनमेंट डिस्कशन क्लास होगी सिर्फ, ठीक है। तो कल आप लोग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, जो नहीं होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एक्चुअली देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है ना, उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म पॉजिटिव बैकग्राउंड, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके। हर जगह पोटेंशियल को यूनिफॉर्म एज्यूम किया जाता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, ओके। डेफिनेटली ये ट्रू नहीं है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में आप ये कह सकते हो कि वेरिएशन ऑफ लैटिस पोटेंशियल को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो इन दिस थ्योरी variation of lattice, in this theory variation of lattice potential is considered। ये जो क्वेश्चन अभी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था ना, एक बार ओरिजिनल पेपर आप लोग से देखोगे उसमें क्या आंसर दिया हुआ है। आंसर है, आप ये अपना निकला, यही आंसर सही है, ठीक है, वो सही मतलब लॉजिकली तो करेक्ट आ ही रहा है, ठीक है ना, ठीक है। सो इन दिस थ्योरी वेरिएशन ऑफ लैटिस पोटेंशियल इज कंसीडर्ड, ठीक है ना। तो हम लोग एज्यूम करते हैं इट इज एज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन moves in periodic potential of lattice, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी एज्यूम एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में एक्चुअल लैटिस पोटेंशियल, अगर आप एक्चुअल लैटिस पोटेंशियल देखेंगे ना,
तो वो इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये लैटिस है, ठीक है, तो लैटिस साइड्स जो है पॉजिटिव है। अगर हम 1D और 1D केस के लिए हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 1D लैटिस, ठीक है, 1D लैटिस। तो 1D लैटिस अगर आप इस तरह से अज्यूम करते हो, ठीक है ना, तो हम कूलोम्बिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन आप लिखते हैं तो बेसिकली ये ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि लैटिस में मान लीजिए कुछ भी चार्ज है यहाँ पे ZE, तो हम पोटेंशियल एनर्जी U लिखेंगे ना, तो -ZE² ये कूलोम्बिक पोटेंशियल हमने लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो R इलेक्ट्रॉन और लैटिस साइड के बीच में डिस्टेंस होगा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस लैटिस साइड के नजदीक पहुंच जाएगा तो R को टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो 0 करोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी। तो ये जो है ना पोटेंशियल का वेरिएशन ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस। जैसे ये हमारा लैटिस साइड्स है, अच्छी चीज बता रहे थे, ठीक है। तो ये जो है ना वेरिएशन देखिए इस तरह का आएगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। देखिए ये जो है ना लैटिस साइड के आसपास बहुत हाईली नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। ये इस तरह से वेरिएशन होता है इसमें, क्योंकि आप R टेंड्स टू 0 करोगे ना, R इलेक्ट्रॉन और लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। R टेंड्स टू 0 करने पे ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ग्राफ देखो ऐसे -इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो ये लैटिस पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो देखो इसको जो है ना एक्चुअल में ये वेरी कर रहा है ना, तो इसको कंसीडर करके और श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डायनामिक्स कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स से ही डील करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग इसमें सोमरफेल्ड मॉडल में भी तो क्वांटम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका वेव वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। रूडे मॉडल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। सोमरफेल्ड मॉडल में आप देख रहे हो ना, जब के की बात कर रहे हो, वेव वेक्टर की बात कर रहे हो, फर्मी वेव वेक्टर है ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बेसिकली क्वांटम बिहेवियर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो वी ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज वेव। तो अब हम लोग बैंड थ्योरी जब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हियर ऑल्सो वी विल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज वेव, ओके। तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम लोग we try to solve it using Schrodinger equation। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पोटेंशियल एक पीरियोडिक पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, जैसे हम सपोज करो कि यहाँ पे इस पॉइंट को हम x कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक मान लो ये लैटिस कांस्टेंट a है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करोगे ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जितना डिस्टेंस है यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो ये x प्लस a है अगर मान लो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि x पे जिस तरह का पोटेंशियल है, x प्लस a पे भी वैसे ही पोटेंशियल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट x प्लस a है, ठीक है ना। मतलब ये पीरियोडिक पोटेंशियल, इसकी पीरियोडिसिटी a हो रही है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ux इज इक्वल टू u एट x प्लस na, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखिए यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब इसको कह सकते हैं कि दिस लैटिस इज ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट। अगर आप ट्रांसलेशन करते हो बाय एन अमाउंट a, ओके। तो जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ट्रांसलेशन ऑपरेटर वहां पे शो किया जाता है कि ट्रांसलेशन ऑपरेटर कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन, ओके। और ऐसे, और यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी है ना वो a है। तो वहां पे फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ये बताया जाता है कि, अच्छा माइक ऑफ कर लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। किसका माइक ऑन है? ठीक है। तो दिस इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल डिस्कशन। तो ट्रांसलेशन ऑपरेटर के पॉइंट व्यू से ये डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। वहां पे आप ट्रांसलेशन ऑपरेटर का आइगन स्टेट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स इट इज शोन दैट, ठीक है, देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स
हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अभी उसको बताएंगे नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे ना तो ये चीज डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज शोन दैट, ठीक है, दैट आइगन स्टेट of Hamiltonian in such case, ठीक है, eigenstate of Hamiltonian in such case basically is given by, ठीक है, given by block function, ठीक है। तो इसे जो है ना आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन जो है ना ब्लॉक फंक्शन से बेसिकली लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए हम साई लिखना चाहते हैं ना, साई ऑफ आर इज इक्वल टू is given by block function, तो it is written like this, u some u of r इस तरह से लिखा जाता है, e to the power iota k dot r, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें u जो है ना दैट इज कॉल्ड ब्लॉक फंक्शन, ओके। और यहाँ पे u की प्रॉपर्टी ये होती है, अच्छा यहाँ पे u ना लिख करके कुछ और लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि u हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो चलो ये इस कैपिटल u लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन चलो लिख देते हैं f ऑफ r, है ना। f जो है ये हमारा सपोज कर लो ब्लॉक फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से इसे लिखा, तो ये जो ब्लॉक फंक्शन है ना, ये दिस आल्सो सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, f इज f r प्लस m, ठीक है। तो दिस हैज सेम पीरियोडिसिटी, ठीक है। सो इट इज सम फंक्शन, ओके। तो जो हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट होगा, या कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा, इसको आप बेसिकली कह सकते हो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है ये, ठीक है ना। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन है ये। तो ये जानते हो, मतलब ट्रांसलेशन ऑपरेटर के थ्रू ये शो कर दिया जाता है। कुछ बुक्स में दूसरा अप्रोच भी लिया जा सकता है, ठीक है, बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑपरेटर ये शो कर दिया जाता है कि सॉल्यूशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन का होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और द फंक्शन मतलब ये जो फंक्शन है उसकी वही पीरियोडिसिटी होगी जो पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी है, ठीक है ना। तो दिस इज शोन इन क्वांटम मैकेनिक्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑपरेटर। और उसके बाद फिर जानते हो क्या करते हैं, इसको यूज करके हम लोग फिर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ओके। इसको यूज करके बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। थ्रू बाउंड्री कंडीशन क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, किसी भी आप देखेंगे जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं, पार्टिकल इन बॉक्स, एवरीवेयर यू गेट एनर्जी फॉर्मूला यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो ये वेव फंक्शन का पहले फॉर्म को मतलब ऑब्टेन किया गया, उसके बाद फिर बाउंड्री कंडीशन लगा करके फिर एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन है। तो हम लोग जो है ना इसको बेसिकली अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो पहली बात तो ये है कि ये पोटेंशियल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। कि चाहे कोई भी पीरियोडिक पोटेंशियल है तो उसमें वेव फंक्शन जो होता है वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। So in quantum mechanics, it is shown that energy eigenstates of Hamiltonian in such case is given by block function, ठीक है ना। तो ये हमारा block function है और इसको हम solution of Schrodinger equation कह रहे हैं, ठीक है ना। So देखो when boundary condition conditions are applied, ठीक है, when boundary conditions are applied on this, ठीक है, wave function, then we obtain, ठीक है, obtain a relation between, ठीक है, then we obtain a relation between energy and k, ठीक है, which is called, ठीक है। तो उसी को हम लोग which is called band structure,
ठीक है, या फिर डिस्पर्शन रिलेशन कह सकते हो, बैंड स्ट्रक्चर या फिर डिस्पर्शन हम लोग उसे डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यही है। हाँ सर इससे पहले जो हम वेव फंक्शन आता था तो उसमें सर ये कांस्टेंट का टर्म होता था ना, जहाँ पे हमने एफ आर लिया सर, ये तो ये हमने अभी ये चीज बहुत डिटेल में आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अभी बेसिकली हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। आपका कहाँ पे पढ़े हुए को यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है ना वहाँ पे कांस्टेंट होता है। ये सर फ्री ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी कोई कहीं पे भी आप कोई दूसरा केस कोई भी देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर ये वाला टर्म सिर्फ होता है। ठीक है ना, दिस इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये टर्म जब भी किसी पोटेंशियल में मूव कर रहा है, चाहे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर ही देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी आप वेव फंक्शन में ऐसा नहीं कि सिर्फ आयोडा ई टू पावर के डॉट आर ऐसा नहीं आता है, कुछ फंक्शन तो रहता ही है उसमें। आप देखोगे तो हर्माइट पॉलिनोमियल वगैरह आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये तो हो गई। ठीक है ना, तो वही हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स। ठीक है, अभी बस जो है ना इतना बताया गया है आपको। ठीक है, अब शॉर्ट में जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये समझ लो, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, तो फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफली क्रॉनिक पेनी मॉडल। ओके, लेकिन उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अगर हम क्रॉनिक पेनी मॉडल नहीं भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ से जो हम लोग को एक रिलेशन मिलता है एनर्जी एंड के, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड के, ये रिलेशन जानते हो जनरली गिवन होता है। ठीक है ना, जब भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना उन सभी क्वेश्चन में एनर्जी एंड के का रिलेशन दिया हुआ होता है। ठीक है ना, ये जनरली आप हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस विल बी गिवन इन एग्जाम, गिवन इन एग्जाम। तो हमें ऑब्टेन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, ये तो जब ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है तो इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इस पे। ठीक है ना, तो या फिर इसको जो है ना दूसरा तरीका होता है, इसको टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन एक कहलाता है। ठीक है ना, तो यूजिंग टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे लेकिन ये ध्यान रखोगे क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको एनर्जी निकालना होता है ना तो आप बाउंड्री कंडीशन ही लगाते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन से ही यहाँ पे एनर्जी वगैरह के बारे में पता चलेगा। इज दैट ओके? तो अब देखो हम लोग पहले जो है ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सम तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, सपोज वी हैव ए रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड के। ठीक है ना, चाहे वो हम बाउंड्री कंडीशन से निकालें या टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि देखो सपोज वी हैव ए रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड के। ठीक है, तो एनर्जी और के के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है ना, ये मान के चल रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है ना, ठीक है, तो अगर आप इस अगर ये रिलेशन आपने ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है, एनर्जी और के, तो इसको अगर आप प्लॉट करते हो, ठीक है ना, इफ यू प्लॉट इट, ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दो प्लॉट देखो आपको बता रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में एनर्जी वर्सेस के प्लॉट करिए। ठीक है ना, और बैंड थ्योरी जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अब पीरियोडिक पोटेंशियल के कंसिडरेशन से, ये बैंड थ्योरी से जो आपने पीरियोडिक पोटेंशियल को कंसीडर करके जो आपने एनर्जी वर्सेस के को ऑब्टेन किया है, ठीक है ना, ये अगर आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो जनरली जानते हो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है कि हम लोग लिख देते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये लिखते हैं, पी की जगह एच क्रॉस के लिखते हैं, तो एच बार स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m ये लिखा जाता है। बैंड थ्योरी में क्या होता है कि एनर्जी जो होगा ना और के के बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होगा। ठीक है ना, एक वो डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे बीसीसी में अलग होगा, एफसीसी में अलग होगा। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ई एंड के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ई और के के बीच में ये रिलेशन होता है, यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आएगा। ठीक है ना, हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो रिलेशन क्या है। ठीक है, वी विल डिस्कस टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बिटवीन ई एंड के ऑब्टेन्ड यूजिंग, ठीक है ना, आइदर बाउंड्री कंडीशन, या तो हम बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं और टाइट बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन।
ये टॉपिक जानते हो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। टाइट बॉन्डिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन जानते हो, इसी को केमिस्ट्री में जो है ना लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आप लोगों ने शायद सुना होगा ये नाम, जब आप क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है कई बार, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे ना, तो इट इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है ना। ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। तो हम देखो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे बैंड थ्योरी में क्या होता है कि हम लोग ये सभी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी लगाते हैं, या बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगाकर समहाउ एक रिलेशन ऑब्टेन करते हैं बिटवीन ई एंड के। ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखिए यहाँ पे ये बेसिकली पैराबोलिक ग्राफ है ये, ठीक है ना। ये जो मतलब ऐसे करके आप पैराबोला बना लोगे, ठीक है ना। ये ई वर्सेस के का ग्राफ है, यहाँ पे पैराबोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पैराबोला नहीं आता है, ठीक है ना। दिस कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, ओके। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जस्ट रेफरेंस के लिए पैराबोला हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर दिया गया है ये पैराबोला, ओके। अब इसमें देखिए रिलेशन जो आता है ना, वो बेसिकली इस तरह का कुछ रिलेशन आता है, ठीक है। यू गेट समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे करके यहाँ पे इस तरह का रिलेशन आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से करके ठीक है, यू गेट सम, मतलब बीच में एक गैप आ रहा है, देखो यहाँ पे रिलेशन जो आता है ना वो इस तरह का आता है, ठीक है ना। हियर अगेन यू गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यू गेट सम, यू गेट ए ब्रेक एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से देखिए ग्राफ जो है ना थोड़ा सा ये पैराबोलिक टाइप का था, अब बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस यू गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे इधर अगर प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसा आ जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे, यहाँ से इसी के जैसा आएगा, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। यू गेट समथिंग लाइक दिस, इस तरह का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सिमेट्रिक जैसा बना लोगे, ये मतलब एक जैसा होगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली समथिंग ऑफ दिस काइंड यू गेट ए ग्राफ, ओके। तो देखिए ये जो बीच में यहाँ पे ये सभी दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली कहलाता है बैंड गैप। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एनर्जी अलाउड एनर्जी नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड एनर्जी, सो दिस इज कॉल्ड बैंड गैप, ठीक है, सॉरी बैंड गैप, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बैंड गैप, ठीक है। तो ये बैंड गैप जनरली जानते हो ब्रिलवन जोन बाउंड्री पे अगर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लैटिस कांस्टेंट ए है अगर, तो ये बेसिकली पाई बाई ए, ठीक है ना, और ये माइनस पाई बाई ए पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो आएगा यहाँ पे 2 पाई बाई ए और ये माइनस 2 पाई बाई ए पे, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जस्ट एक ओवरऑल हम सिर्फ पिक्चर बताए हैं अभी आपको कि बैंड थ्योरी में क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम एज्यूम कर रहे हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रीली, ओके, कोई भी पीरियोडिक पोटेंशियल वगैरह नहीं है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल हम लोग पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस वगैरह इम्पोज करते हैं उस पर, ठीक है। और मतलब हम लैटिस साइट का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो आइदर यू कॉल ये कहिए बाउंड्री कंडीशन या टाइट बाउंडिंग अप्रोक्सीमेशन, इन सभी से यूज करके ई और के में एक रिलेशन ऑब्टेन होता है। उसका ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बैंड गैप कहते हैं। बैंड गैप जनरली आप ध्यान रखोगे कि मतलब फॉर दोज वैल्यूज ऑफ के अकर करता है जो कि ब्रिलवन जोन के बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सो इट रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री ऑफ ब्रिलवन जोन, ओके, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग जो है ना देखो क्या है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड थ्योरी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड थ्योरी, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन जानते हो डायरेक्ट आता है, बैंड स्ट्रक्चर फाइंड करना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना मतलब एक तरह से सुपरफिशियल डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत
डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट जो भी बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इस पे क्वेश्चंस मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैंड थ्योरी, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, दैट्स द इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास और इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब एक वेव की तरह, वेव आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसको हम ग्रुप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना, डीवी बाई, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। सो लेट अस राइट इट लाइक दिस, ठीक है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग dvg by dt लिख दे रहे हैं, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो vg आप जानते हो ग्रुप वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हैं d ओमेगा बाई डी, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो है ना d ओमेगा बाई डी आ रहा है, तो d और ओमेगा को आप ऐसे h क्रॉस ओमेगा लिख देंगे और बाय d और यहाँ पे h क्रॉस k, ठीक है ना, या इसको ऐसा करो कि यहाँ पे डी के ही रहने देते हैं, ठीक है, और एच क्रॉस यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी हो जाएगा बेसिकली, तो ये बेसिकली हमारा देखिए डीई बाई डी के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग डीवीजी, ठीक है ना, और बाई डी टी ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर 1/h कट भी तो आएगा। हाँ 1/h कट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डीवीजी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम लोग डीवीजी बाई डी टी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम ऐसा करेंगे कि इसको ऐसे लिख देते हैं डीवीजी बाई डी के और इनटू डी के बाई डी टी, ठीक है, दिस वी आर राइटिंग डी के बाई डी टी। तो यहां से देखिए डीवीजी बाई डी के, वीजी का वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/h क्रॉस और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसको आप इससे डिफरेंशिएट करोगे तो d2e बाई डी के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू डी के बाई डी टी। तो इसको आप ऐसे करो कि यहाँ पे फिर से h क्रॉस k कर देते हैं और बाई डी टी ऐसे लिख देते हैं, और एक h क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा dp बाई डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बेसिकली 1/h क्रॉस और यहाँ पे d2e बाई डी के स्क्वायर, ठीक है, इनटू, और ये एच क्रॉस और एच क्रॉस मिलकर एच क्रॉस हो जाएगा, और एच क्रॉस के जो है ना पी बन जाता है ये बेसिकली, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो 1/h क्रॉस और ये हो जाएगा d2e और बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, दिस वी आर राइटिंग, ओके। तो यहाँ पे इसको dp बाई डी टी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, h क्रॉस के इज p, तो dp बाई डी टी लिख देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया dp बाई डी टी। तो dp बाई डी टी जो है ना ये फोर्स हो गया, ठीक है ना, दिस इज फोर्स, ठीक है, ऑलराइट। तो dp बाई डी टी को आप फोर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि एक मिनट देखो यहाँ पे जो है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं dp बाई डी टी, ठीक है। चलो अभी इसको फोर्स लिख देंगे, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे बेसिकली dvg और बाई डी टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो dvg बाई डी टी, चलो इसको यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है ना हमारा एक्सेलरेशन, अभी जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना, इट इज लाइक एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे इसी को यूज कर लेते हैं, dvg बाई डी टी को एक्सेलरेशन लिख रहे थे, तो लेट अस राइट इट एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/h क्रॉस और ये हो जाएगा हमारा d2e और बाई डी के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dp बाई डी टी इज लाइक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो फोर्स इज इक्वल टू, बेसिकली हमारा रिजल्ट आ जा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 1/, ठीक है। यहाँ से फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, हमारा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे h बार स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d2e और बाई डी के स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन, देखो ऊपर में रिलेशन लिखा हुआ था ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू मास इनटू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सेलरेशन तो आ गया यहाँ पे, और मास की जगह पे ये टर्म आ रहा है, ठीक है ना, दिस टर्म। तो दिस मीन्स दैट के इन ए बैंड इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू
ठीक है। यहाँ पे इसको हम समथिंग एम स्टार लिख देते हैं, ठीक है ना, ये और इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो एम स्टार जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर और डिवाइड बाय एच बार स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा d2e और बाई डी के स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए लैटिस, ठीक है, या इन्हें सॉलिड कह सकते हो, सॉलिड। तो किसी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का ये इफेक्टिव मास है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जानते हो डायरेक्टली इसी से पूछा जाता है, इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। देखो इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एम इफेक्टिव इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ऐसे डेल स्क्वायर ई, ये सॉरी डेल स्क्वायर ई, ठीक है ना, वेयर ई इज अ फंक्शन। तो ये डेल स्क्वायर जो लिखा जा रहा है ना, ध्यान रखो ये के के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना, इट इज नॉट कोऑर्डिनेट, ओके, इट इज के विथ रिस्पेक्ट टू के, और यहाँ पे ये के है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये जो रिलेशन है, देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन है, अभी इसको हम अगर इसको स्केलर मानते हैं, इफ वी कॉल इट स्केलर, तो ये एक वेक्टर रिलेशन बन सकता है। देखिए यहाँ पे इस रिलेशन को हम लोग तो थोड़ा जनरलाइजेशन कर रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे जनरलाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, F इज इक्वल टू ये एम स्टार लिखा हुआ है और इनटू एक्सेलरेशन, तो इसे स्केलर अगर आप बोलते हो, स्केलर, तो ये वेक्टर्स बन सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहते हो तो ठीक है ना, तो ये स्केलर है अगर, तो ये दोनों वेक्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है ना वेक्टर अगर हम ये लिख रहे हैं ना, तो एक मोर जनरल अप्रोच ये होता है कि जैसे वेक्टर लिखने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए वेक्टर को हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए 3x1 मैट्रिक्स बन सकता है अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको मान लीजिए एक नंबर मान सकते हैं, दिस कैन बी जस्ट ए नंबर, ठीक है ना, ये एक नंबर हो सकता है यहाँ, सॉरी m जो है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस m कैन बी ए नंबर, ये एक नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं दिस एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ये हमारे लिए बेसिकली एक 3x1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास है और भी है, देखिए F इज इक्वल टू 3x1 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना, 3x3, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो m स्टार है ये 3x3 मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन को हम 3x1 बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 3x1 दे देगा, वापस यही आ जाएगा, ठीक है ना, तो इट इज सेटिस्फाइड। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम चाहते हैं ना जनरलाइजेशन में जनरलाइज करके इस तरह से लिखा सकते हैं, इसको हम नंबर भी बोल सकते हैं, एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस m स्टार बाय ए 3x3 मैट्रिक्स ऑल्सो। तो मतलब कई बार जो है ना इसको हम लोग इफेक्टिव मास टेंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये m स्टार जो लिखा गया है ना, दिस इज समटाइम्स इफेक्टिव मास टेंसर, ये बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स हो जाता है, मतलब रैंक 2 टेंसर है ये, ठीक है ना। तो रैंक 2 टेंसर का जानते हो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है 3x3 मैट्रिक्स, ओके। तो हम लोग इसे 3x3 मैट्रिक्स के जैसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये मैथमेटिक्स है बेसिकली कि हमें 3x1 यहाँ लाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक नंबर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स भी लिख देंगे तो भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इन सम सॉलिड्स वी कैन रिप्रेजेंट इफेक्टिव मास एज ए मैट्रिक्स ऑल्सो, 3x3 मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका जो एलिमेंट होगा ना, जैसे m स्टार ith और jth एलिमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, तो m स्टार को हम लोग ऐसे लिख रहे थे ना, h बार स्क्वायर और d2e, तो यहाँ पे फिर dki और dkj ऐसे होगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट विल बी, ठीक है। तो अगर ith jth एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो आपको एक बार ki से और एक बार kj से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज दी
इफेक्टिव मास टेंसर। ठीक है, तो ये इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट को यूज करके देखिए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे हैं F इक्वल टू ma, ठीक है ना, तो फिर हम Vg का डेफिनेशन यूज कर दिया, Vg को बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके लास्ट में हम F इक्वल टू इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि जनरली हमें बैंड थ्योरी में क्या होता है कि E और K के बीच में रिलेशन दिया होता है और कुछ भी नहीं दिया होता है, ठीक है ना। तो अगर हम F मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड ए मेटल या इनसाइड ए सॉलिड इफ यू वांट टू अप्लाई F इक्वल टू ma, ठीक है, तो हमें m की F इक्वल टू ma आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट यू विल हैव टू रिप्लेस m बाय इफेक्टिव मास। ओके, तो कंक्लूजन हमारा ये है यहाँ पे कि इनसाइड, सर 2 रैंक टेंसर था, क्या कह रहे हो, रैंक 2 टेंसर रैंक 2 टेंसर जो है ना वो बेसिकली जैसे यहाँ पे 2 इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं ना, यहाँ पे KI और KJ, 2 इंडेक्स यूज हो, I और J इंडेक्स यूज हो रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको रैंक 2 टेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स जो होता है ना वो रैंक 2 टेंसर का रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो मैट्रिक्स में हम लोग 2 इंडेक्स यूज करते हैं। उसी तरह से अगर 3 इंडेक्स यूज करोगे ना, मान लो KI KJ और एक KL आ जाता है, यहाँ पे L इंडेक्स भी आ जाता है, तो उसको रैंक 3 टेंसर कहते हैं। तो जितने इंडेक्सेस यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, इसमें I J K L M ऐसे लिख दिया, तो कितने इंडेक्स हमने यूज किए यहाँ पे, हमने इंडेक्स 5, तो ये रैंक 5 टेंसर हो गया, इट इज रैंक 5 टेंसर। तो जितने इंडेक्स होते हैं ना उसी वही उसका रैंक होता है मैट्रिक्स का, सॉरी टेंसर का, तो ये रैंक 5 टेंसर हो गया। तो इसमें जो है ना हम लोग बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, मतलब एक तरह से 2 हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो I Jth एलिमेंट, तो 2 इंडेक्स यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको रैंक 2 टेंसर बोल सकते हो। दिस इज रैंक, तो हर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए रैंक 2 टेंसर, आप ये कह सकते हो रैंक 2 टेंसर, ठीक है। तो देखो इनसाइड ए सॉलिड, ठीक है, इनसाइड ए सॉलिड आप ये कह सकते हो कि वी कैन यूज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं इफ वी रिप्लेस मास बाय इफेक्टिव मास, दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मास को हम बस इफेक्टिव मास से अगर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1-2 कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, जैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे हम लोग ये EMT में पढ़ते हो आप, EMT में, ठीक है ना, कि देयर इज अ टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं EMT में, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें ये बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म D, ठीक है, और हम किसी पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म भी है और चार्ज पार्टिकल थ्रोन परपेंडिकुलर टू B, ठीक है। तो आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हो, देन इट मूव्स इन सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल मूव करता है, ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 12th में भी बताया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो अगर क्या बोलते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है Q, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनटू द बोर्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप ऐसे थ्रो करोगे ना, तो Q वेलोसिटी इधर दिया गया है, देखिए बोर्ड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, V क्रॉस B करोगे ना तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे V क्योंकि इधर है और B इधर है, V क्रॉस B से थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके सर्कल में मूव कर जाता है, ठीक है ना, इट मूव्स इन सर्कल, और इसका रेडियस R है, ठीक है, इट्स रेडियस इज R। तो आप देखो R जब निकालते हो तो याद है किसी को, डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ R? MV/QB आता है, ठीक है ना, दैट्स द R। तो बस हम लोग जानते हो, आप इसी चीज को अगर आप ऐसे मान लेते हैं कि दिस इज हैपनिंग इनसाइड अ कंडक्टर, अगर मान लो ये कंडक्टर के अंदर हो रहा है कि हमने कोई कंडक्टर लिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लो इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, मान लो ये कंडक्टर है,
ठीक है। और इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इट इज मूविंग इन सर्कल, तो इसका रेडियस आर है। तो इसमें जब आप अप्लाई करोगे ना यही फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे भी। बस हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो यहाँ पे m स्टार आ जाएगा, v अपॉन क्यू बी, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे v को आप चाहते हो तो ग्रुप वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन रिप्लेस इट बाय ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको m स्टार लिखना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें अगर आप टाइम पीरियड इसमें लिखते हो ना, t इज इक्वल टू, आप देखोगे किसी भी बुक में 11th क्लास 12th क्लास की बुक में देख लोगे 2 पाई m अपॉन क्यू बी होता है। दैट इज द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन के, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। तो वो आप अगर लिखना चाहते हैं तो t इज इक्वल टू यहाँ पे 2m और ये आ जाएगा 2 पाई m स्टार अपॉन क्यू बी, ठीक है ना। या क्यू की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना, ईबी। तो इसी को देखो हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिख देते हैं ना, तो ओमेगा बन जाता है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा निकालोगे ना तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी का वैल्यू पुट करोगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बी और बाई एम स्टार लिख देंगे, ठीक है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो जो भी आप फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली यूज करते हैं, ये इस पे क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है, तो इसीलिए हम ये डिस्कस कर दिए। सो व्हाट एवर यू डिस्कस अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी आप डिस्कस करते हो ना, अगर आप इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड के अंदर आप वो चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बेसिकली मास को आप इफेक्टिव मास से बस रिप्लेस करना होगा, और इफेक्टिव मास का आपको ये फॉर्मूला बता दिया गया है, ठीक है ना। दैट्स दी फॉर्मूला। तो कभी कभी एग्जाम में जानते हो ये टेंसर कैलकुलेट, मतलब आप समझ रहे हो ना, ई और के में रिलेशन दिया हुआ रहेगा तो मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि ई और के में रिलेशन दिया हुआ है तो बस हमें ये डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है ना, टू गेट द रिजल्ट। ओके, ई और के में रिलेशन को ऑब्टेन करना मतलब सॉलिड स्टेट का मतलब कोर डिस्कशन है, जो कि हम लोग अलग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता है, ठीक है ना, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, ठीक है। तो ये तो स्लाइड दिखाना, ठीक है। ओके तो अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि ग्रुप वेलोसिटी और क्या बोलते हैं या फिर इफेक्टिव मास, इन सभी का ग्राफ जनरली पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ फॉर वीजी ओमेगा या सॉरी वीजी या एम स्टार, ठीक है, ये ग्राफ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा E है और वर्सेस K है, E वर्सेस K। तो इसको अगर आप देखिए वन डायमेंशनल लैटिस में प्लॉट करोगे ना, तो हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, जब 1D लैटिस डिस्कस कर रहे थे, याद है आप लोग को, ग्रुप वेलोसिटी एट द ब्रिलवान जोन बाउंड्री हमारा 0 आ रहा था। डू यू रिमेंबर दैट? हम लोग ग्रुप वेलोसिटी जब निकाल रहे थे ना तो ब्रिलवान जोन बाउंड्री पे 0 आ रहा था हमारा आंसर। ओके, तो ये जब हम लोग बेसिकली वन डायमेंशनल लैटिस का डिस्कशन देखोगे, जब हम लोग लैटिस वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम लोग ये देखे थे कि ग्रुप वेलोसिटी जो है ना वो 0 आता है ब्रिलवान जोन बाउंड्री पे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसको प्लॉट करते हैं ना तो ये ऐसा आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ हम लोग ऐसे इस तरह से बना रहे हैं ना, एक मिनट, ये मान लीजिए ब्रिलवान जोन बाउंड्री है, ठीक है ना। तो जनरली बैंड स्ट्रक्चर आप प्लॉट करोगे ना तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है ना। ये ऐसे करके यहाँ पे ये इसका स्लोप जो है ना यहाँ पे जाकर 0 हो जाता है, हियर यू गेट 0 स्लोप। ओके, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे बेसिकली डी बाई डी के जो है ना 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ है। तो अगर ये ई वर्सेस जनरली ऐसा ग्राफ दिया हुआ होता है, ठीक है, या जो भी आपका इक्वेशन है ना उससे यही ग्राफ आता है। ये 1D मतलब 1D लैटिस में तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता ही है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव इन 1D लैटिस। ओके, तो अगर आप इसी को देखिए VG और वर्सेस के अगर आप प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, VG वर्सेस के प्लॉट करेंगे। So what happens here is that कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो है ना इसका स्लोप आप देखिए, तो इसका स्लोप यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी स्लोप 0 है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा ये, और ठीक है, और बेसिकली ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे जाकर के भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हर जगह पे पॉजिटिव है, ठीक है।
तो ये मतलब बेसिकली ऐसा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्लोप जो है ना नेगेटिव है, हियर स्लोप, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्योंकि VG जो है ना हमारा ऐसे लिखा हुआ है ना 1/h क्रॉस, और DE/dk है ये, DE/dk, ठीक है ना, ये VG का वैल्यू है। d ω/dk था ना लिखा हुआ, तो उसी को ओमेगा को h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो h क्रॉस ओमेगा एनर्जी बन गया, तो 1/h क्रॉस और DE/dk ये हमारा VG है, ठीक है ना, ग्रुप वेलोसिटी। तो देखिए इधर जो है ना हर जगह स्लोप पॉजिटिव है, इधर स्लोप नेगेटिव है, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है ना ऐसा होगा, ठीक है। एक मिनट, D/dk, तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली इसमें ये पॉजिटिव है, ये ऐसे जाकर के अल्टीमेटली यहाँ पे 0 हो रहा है, और ये इधर जो है ना इधर नेगेटिव है। ये हर जगह पे ये स्लोप जो है ना कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हो नेगेटिव, ऐसे जो ग्राफ होता है ना ये इस तरह वाला ग्राफ, मतलब इधर जो इंक्लाइंड होता है वो नेगेटिव स्लोप कहलाता है, नेगेटिव स्लोप, और जो राइट साइड ऐसे इंक्लाइंड होता है ना ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है सर। तो ये नेगेटिव स्लोप है ना, तो ये इधर सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव। हाँ बोलो। अभी सर आपने जो लास्ट ग्राफ बनाया था सर ई और के बीच में, तो सर वो ओरिजिन से होके जा रहा था ना सर ग्राफ, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो गया वो कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन में आप देखोगे जनरली जो सॉलिड में दिया रहता है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे नॉन जीरो दिया हुआ होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जनरली नॉन जीरो, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना जब क्या बोलते हैं टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन, उसमें देखोगे एनर्जी वर्सेस के का ग्राफ निकलता है ना, तो ऐसा ऐसा कुछ रिलेशन आता है, E = अल्फा माइनस बीटा, और फिर इधर जो है ना कॉस के वगैरह ऐसे कुछ टर्म रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली के = 0 पे भी जो है ना ये नॉन जीरो आ रहा होता है, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी नॉन जीरो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ जनरली नॉन जीरो दिया रहता है, यहाँ पे कभी कभी जीरो हो भी सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये पता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से, कर्वेचर जो है ना ऊपर ऊपर जो है कॉनकेव है, ठीक है ना, तो इस तरह के ग्राफ में जो है ना सेकंड डेरिवेटिव, मान लो कोई भी फंक्शन है ना तो उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और ग्राफ का कर्वेचर अगर ऐसा है तो इसमें ध्यान रखोगे सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि देखो ये मिनिमम जैसा बन रहा है ना, आप सभी जानते हो मिनिमम में क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और मैक्सिमम जैसा ये बन रहा है तो मैक्सिमम में सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें ध्यान रखोगे कि सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे मिनिमम जैसा लग रहा है देखने में, मिनिमम जैसा, नीचे में यहाँ पे ग्राफ ये समझ लो बैंड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मिनिमम के जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन ऊपर में जाकर के ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। यस। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रीजन में ध्यान रखोगे, इस रीजन में सेकंड डेरिवेटिव एनर्जी का के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, और इस रीजन में सेकंड डेरिवेटिव जो है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आप ये ध्यान रखना है कि एम स्टार का जो फॉर्मूला है हमारा, एम स्टार = h² है, और यहाँ पे है d2e बाई, ठीक है ना, d2e बाई dk स्क्वायर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नियर, ठीक है, देखो नियर इसको बोलते हैं बेसिकली बॉटम ऑफ बैंड, ओके, ये बॉटम ऑफ बैंड कहलाता है, ठीक है ना, और ये एज ऑफ द बैंड कहलाता है, ठीक है ना, टॉप ऑफ द बैंड कहलाता है, ये टॉप ऑफ द बैंड, ठीक है ना। तो नियर बॉटम ऑफ बैंड आप कह सकते हो, नियर बॉटम ऑफ बैंड, ठीक है। ये बेसिकली बैंड इसको इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि के का एक रेंज मिल रहा है, आप देख रहे हो एनर्जी का एक रेंज मिल रहा है, तो एनर्जी बैंड इसलिए कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे गैप आ जाता है, तो जो रेंज अलाउड नहीं है उसको गैप बोल देते हैं, तो जो अलाउड है उसको बैंड बोल देते हैं। तो ये बेसिकली एक बैंड एनर्जी बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो नियर दी बॉटम ऑफ बैंड आप देख सकते हो कि ये d2e बाई dk स्क्वायर जो है ना वो पॉजिटिव है, और नियर टॉप ऑफ बैंड अगर आप देखेंगे तो d2e बाई dk स्क्वायर दिस इज नेगेटिव, ठीक है ना। So near top of the band, you can see this is maximum actually. So near the maximum, it is negative. Okay. तो नेगेटिव है, तो देखो जब भी कोई क्वांटिटी, इफ सम क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव इट बिकम्स नेगेटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सम नियर मिडिल ऑफ द बैंड, नियर मिडिल ऑफ बैंड d2e बाई dk स्क्वायर, ये जो है ना जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर कोई भी फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां पे जीरो होगा, ठीक है ना, जहां पे जीरो हो रहा है तो वहां पे बेसिकली ये जीरो पुट करोगे ना तो इफेक्टिव मास इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है ना देखो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इफेक्टिव मास का ग्राफ प्लॉट करते हो, दिस इज m स्टार
ठीक है ना, और ये ब्रिलॉन जोन बाउंड्री है, ठीक है ना, ये ऐसे ही है, ठीक है ना, ये ब्रिलॉन जोन बाउंड्री हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव है ये, ठीक है ना। इफेक्टिव मास नियर द सेंटर बोल सकते हो, या बॉटम ऑफ द बैंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इट इज पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे 0 होकर नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है ना इसका, और बीच में यहाँ पे इनफाइनाइट भी हो रहा है, ठीक है ना। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। एक मिनट देखो, हम लोग जो है ना यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये मान लो मिडिल ऑफ द बैंड के आसपास है, ठीक है ना, मिडिल ऑफ द बैंड। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा बनता है, देखिए यहाँ पे जो है ना ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे डाइवर्ज कर जा रहा है ये, ठीक है, इट इज डाइवर्जिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है ना ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे भी जो है ना बेसिकली ये इस रीजन में ये पॉजिटिव हो गया, अब यहाँ पे इसके बियॉन्ड वाले रीजन में नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ऐसे करके इधर रिपीट होगा, ठीक है ना, ये ऐसे आगे जाएगा, आगे बनाओगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से फिर ये ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये इफेक्टिव मास का वेरिएशन है। तो बस यहाँ पे देखो, ये बेसिकली दिखा रहा है कि यहाँ पे डाइवर्स कर रहा है, ये ऊपर इन्फिनिटी चला जा रहा है, उसके बियॉन्ड में नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिव मास वर्सेस के का ग्राफ है, ठीक है ना, दिस इज के। सो इफेक्टिव मास वर्सेस के का ग्राफ इस तरह से, ये सारा का सारा बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन है, मतलब ये डेरिवेटिव का डिस्कशन है। ये एनर्जी वर्सेस के का ग्राफ मान लो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे ये ग्रुप वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो बस यहाँ पे ऐसे करके 0 दिखा दिया गया, ठीक है ना। स्लोप का डिस्कशन है ये, और ये मान लो सेकंड डेरिवेटिव का डिस्कशन है। सो दिस इज प्योरली मैथमेटिकल डिस्कशन, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें कभी इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जा सकता है कि नियर दी मिडिल ऑफ द बैंड, हम लोग कहते हैं कि सेकंड मिडिल ऑफ द बैंड का मतलब जब इलेक्ट्रॉन की इतनी इस पर्टिकुलर वेव वेक्टर के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, या इतनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो उस टाइम आप देख रहे हो कि इसका इफेक्टिव मास जो है वो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव 0 होने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव मास जो है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो इफेक्टिव मास इसका पॉजिटिव था, यहाँ पे इफेक्टिव मास जो है वो बेसिकली नेगेटिव है, और यहाँ पे इफेक्टिव मास जो है बेसिकली ये इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव मास इंफिनिटी होने का मतलब ये है ना बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फोर्स से मूव नहीं कराया जा सकता है। तो मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे कि जैसे आप क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लैटिस पोटेंशियल का भी तो कुछ रोल है, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ इस पर्टिकुलर वेव वेक्टर के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस है और लैटिस पोटेंशियल का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, बिकॉज ऑफ विच व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स देन इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट मास का कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि बेसिकली ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, फोर्स एंड लैटिस फोर्स कह सकते हो कैंसिल आउट। तो जब भी अगर ऐसा होगा ना कि एक्सटर्नल फोर्स और लैटिस की वजह से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मतलब ऐसा उस केस में इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से बिहेव करेगा कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव एक्चुअली, ओके। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव की तरह ही है, तो यहाँ पे ये हम कहेंगे कि दिस बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन ही कहा जाएगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बिहेवियर इसको कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिहेवियर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव हो गया, तो दिस इज कॉल्ड होल बिहेवियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर नेगेटिव हो जा रहा है ना, तो फिर हम ये कहते हैं कि इट बिहेव्स लाइक होल, ओके। तो ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे जब कॉन्सेप्ट ऑफ होल इंट्रोड्यूस करेंगे ना, कि नेगेटिव होल का जो इफेक्टिव मास होता है दैट इज नेगेटिव एक्चुअली, ओके।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए रिलेटेड टू डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस। ओके, तो क्वेश्चन जानते हो बहुत ज्यादा फोकस इफेक्टिव मास पे फोकस करके पूछा जाता है एग्जाम पे, तो इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट मतलब ऐसे ही वर्बली डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ये आप लोग का असाइनमेंट है, इसमें बैंड थ्योरी, देखिए ये हमारा असाइनमेंट ऑफ बैंड थ्योरी है। आप लोग को असाइनमेंट दिख रहा है? यस ठीक है, तो देखो इसमें देखो जैसे अभी हम लोग ये ग्राफ वगैरह डिस्कस कर रहे थे ना, देखो ये ग्राफ वगैरह पे वही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ठीक है ना, तो ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जो पूछा गया है ना, देखो जैसे यहाँ पे TFR का क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट बाइंडिंग एनर्जी, हम बोल रहे थे ना कि E वर्सेस K रिलेशन दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेकंड ब्रिलवन जोन बाउंड्री, ठीक है ना। तो सेकंड ब्रिलवन, तो पहला ब्रिलवन जोन बाउंड्री हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, देखो कितना हो रहा है, ये आ रहा है -π/a, ठीक है ना, -π/a + π/a। सेकंड ब्रिलवन जोन बाउंड्री जो आएगा वो 2π/a पे आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2π/a पे, और ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया गया। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा 1/h क्रॉस और dE/dk आ रहा है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से dE/dk निकाल लेना है और k की जगह 2π/a पुट कर दोगे, ठीक है ना, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे फिर से हम देखो दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये दिया हुआ है, आप देखिए E वर्सेस K। तो वही हम बता रहे हैं, इस तरह के तो जो इस पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्टली जो है E वर्सेस K का रिलेशन देकर पूछा जाता है, ठीक है ना। It was observed that cyclotron resonance frequency of such electron is this much. cyclotron resonance frequency दिया हुआ है, ठीक है ना, when placed in magnetic field of this much, ठीक है ना। It follows that constant A must be, ये constant A का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी दिस मच, तो ये दिया हुआ है ना, हम इसको यूज करके बेसिकली इफेक्टिव मास निकाल लेंगे। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे आप d2E/dk², तो डबल डेरिवेटिव कितना निकलेगा, इसका 2a निकल जाएगा। इज दैट ओके? तो डबल डेरिवेटिव इज 2a। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा अभी जो हम लोग डिस्कशन किए थे ना, यहाँ पे ये देखिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है ये ओमेगा हमारा दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। ओमेगा का वैल्यू जो दिया वो पुट करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे और इफेक्टिव मास पुट करेंगे। तो इफेक्टिव मास हमारा h² अपॉन d2E/dk², तो d2E/dk² तो 2a निकल गया। तो यहाँ पे इफेक्टिव मास निकाल के पुट करोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो ओमेगा दिया हुआ है, बस b निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बस आपको इफेक्टिव मास पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बस इफेक्टिव मास पे आप फोकस कर लोगे ना, तो कई क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली, तो इसको हम देखो बस आपको वर्बली डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ना, ये आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, यही बेसिकली हमारा देखो ये टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन वगैरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब देखिए जैसे ये टेंसर निकालने के लिए बोल दिया गया है, ये क्वेश्चन नेट एग्जाम का है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें लिखा है ना डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E वर्सेस K फिर से दे दिया गया, ओके। अब बोला जा रहा है अल्फा कांस्टेंट द इफेक्टिव मास टेंसर एट द कॉर्नर ऑफ फर्स्ट बिलोन, इसमें मतलब K का वैल्यू दे दिया गया है कि K का वैल्यू हमें कितना पुट करना है। तो KX हो गया ये, KY और KZ। अब हमारा E वर्सेस K दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखो इसको जो है ना, अगर हम बेसिकली एनर्जी को kx से 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 1 एलिमेंट मिलेगा, फिर ky से 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 2 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। kz से 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 3 3 एलिमेंट मिलेगा। और जब एक बार kx और एक बार ky से डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो हमारा xy एलिमेंट यानी 1 2 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको एक बार x से डिफरेंशिएट कर दोगे, एक बार y से तो 1 2, फिर एक बार x से और एक बार z से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 3 एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये फिर आपका मैट्रिक्स एलिमेंट निकल आएगा। तो इसमें तो ऐसे देखो, ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करके देख लोगे, ठीक है ना, इसका क्या आंसर आ रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखोगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो इफेक्टिव मास से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो सब आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली थोड़ा सा मतलब कोर डिस्कशन जो इसका कहते हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इफेक्टिव मास टेंसर निकालने के लिए बोला गया है, इस क्वेश्चन में भी ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग
अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखोगे, जो नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी अटेम्प्ट कर लोगे 25 भी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सभी बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ओके। चलो ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। सर यस सर वो जो 1D लेटेस्ट वाइब्रेशन अपन ने डिस्कस किया था, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी जो निकाली थी, उस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल मोड मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं, वो नॉर्मल मोड से कैसे निकलेगा, वो नॉर्मल मोड से तो नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल मोड में आपको फिर क्या बोलते हैं इन्फानाइट बाय इन्फानाइट डायमेंशन का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। उसमें हम लोग ऐसे उसको लिखते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, वेव एज्यूम कर लेते हैं कि वेव है। इन्फानाइट डायमेंशन में सिर्फ ऐसे 3 एटम तो वाइब्रेट नहीं कर रहा है ना, उसमें क्या बोलते हैं, है कॉन्सेप्ट नॉर्मल मोड का ही, ठीक है ना, लेकिन आप देखिए उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टली वेव सॉल्यूशन मान लिया जाता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर नॉर्मल मोड से निकालना चाहते हो तो इन्फानाइट बाय इन्फानाइट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आंसर आएगा नॉर्मल मोड से। ऑलराइट, तो इसमें क्वेश्चन जो है ना जरूर अटेम्प्ट करके रखोगे आप लोग नेक्स्ट, ठीक है। जो नहीं होगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ओके।